दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आईटीआर के बारे में। वैसे लोग जो अपनी इनकम ब्रोकरेज या कमीशन के माध्यम से अर्न करते हैं, वो अपना आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही सरल भाषा में आज आपको बताने वाला हूँ कि कमीशन और ब्रोकरेज इनकम को कैसे आईटीआर में रिपोर्ट करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि बिना कोई गलती के आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीएल आईटीआर फाइल करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ। कमीशन या ब्रोकरेज इनकम आपके लिए या तो बिजनेस इनकम होगा या अदर इनकम होगा। मीन्स आप काम अगर पार्ट टाइम करते हैं, जैसे अगर आपका पार्ट टाइम काम है, पार्ट टाइम अगर करते हैं तो ये आपका अदर सोर्स होगा। और अगर आपके लिए ये मेन काम है, आप इसके अलावा कोई काम नहीं करते, ये मेन वर्क है आपका, तो ये आपके लिए बिजनेस इनकम होगा। अदर सोर्स बोलने का मतलब है आप इसे आईटीआर वन में रिपोर्ट करेंगे। और बिजनेस इनकम बोलने का मतलब है इसे आप या तो आईटीआर 4 में करेंगे या आईटीआर 3 में करेंगे। अब आईटीआर 4 में करेंगे या आईटीआर 3 में करेंगे, तो मैं बता देता हूँ आईटीआर 4 कमीशन और ब्रोकरेज के लिए नहीं है, आप इसे आईटीआर 3 में ही करें। अब मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ। एक सेक्शन है सेक्शन 44 ईडी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिजनेस इनकम वालों के लिए दो फॉर्म लाया था, एक आईटीआर 4 एक एंड आईटीआर 3। बहुत सारे वैसे टैक्स पेयर है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन लाया था आई 44 AD। इसमें उन्होंने बताया था कि आप अपना टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज पे अपना इनकम डिक्लेयर कर दो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे लोग जो अपना बिजनेस गुड्स में डील करते हैं और कुछ कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है वो अगर नहीं करते हैं, तो वो सेक्शन 44 AD का बेनिफिट लेके अपना टर्नओवर का या तो 6% और 8%। 6% है अगर आपका ट्रांजेक्शन बैंकिंग मोड से हो रहा है तो 6%, और अदर दिन बैंकिंग मोड से हो रहा है तो 8% आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा ब्रोकरेज और कमीशन इनकम में। ब्रोकरेज और कमीशन इनकम को क्यों आईटीआर 4 से बाहर रखा गया है, इसे हम लोग आईटीआर 4 में रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रोकरेज में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, आप टेक्निकली समझिए, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 80 to 90% होता है। क्योंकि अगर आपको कहीं से 100 रुपये का कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन अमाउंट में आपका 80 से 90% प्रॉफिट का हिस्सा होता है, बाकी आपका 10 से 15% खर्च होते हैं। ट्रैवलिंग खर्च हो गया, टेलीफोन खर्च हो गया, स्टेशनरी हो गया, नॉर्मल जो खर्चे होते हैं। बाकी अगर आप कोई गुड्स अगर कोई गुड्स में डील करते हैं, जैसे आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो आप मोबाइल अगर 10,000 का एक मोबाइल सेल करते हैं, तो मुश्किल से इसमें 10 से 20% का प्रॉफिट होता है। और अगर खर्चा को लेस कर दें तो मुश्किल से 8 से 10% का प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट ने इसी के लिए वो 6% और 8% वाला स्कीम को लाया है। बाकी जो कमीशन इनकम है उसके लिए ये स्कीम नहीं है। इसलिए आप अपना कमीशन इनकम को और ब्रोकरेज इनकम को आईटीआर 3 में ही रिपोर्ट करें। अब आईटीआर 3 में रिपोर्ट करने के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह जानना है, क्योंकि आपको आपके नेचर ऑफ इनकम ही डिसाइड करेगी कि आप कौन सा आईटीआर फाइल करेंगे। आपका नेचर ऑफ इनकम
अगर पार्ट टाइम होगा तो आप इसे ITR 1 में भी दिखा सकते हैं एज ए अदर सोर्स इनकम। जैसे हम लोग इंटरेस्ट और FD इंटरेस्ट शो करते हैं, वैसे आप कमीशन इनकम शो करेंगे ITR 1 में। बहुत लोगों का ये भी कहना है, सर मैं अपना ITR 4 ही फाइल करता हूँ, ITR 4 में अपना फाइल करता हूँ और इस पे मेरा रिफंड भी आ जाता है। तो जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका रिफंड आ जा रहा है वो सही है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उतना अभी सोर्स नहीं है कि वो हर एक इंडिविजुअल ITR चेक कर सके। बट ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप अगर फ्यूचर में कोई नोटिस या आपको कुछ झमेला नहीं चाहिए, तो आप प्रॉपर तरीका फॉलो करें और रूल के अकॉर्डिंग काम करें। जो इनकम टैक्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग का काम करें। आई 4480 में आप पढ़ेंगे तो डायरेक्टली बोला गया है कि ब्रोकरेज और कमीशन, एजेंसी बिजनेस, इस सब को इससे बाहर रखा गया। अगर आपका बिजनेस इसमें डील करता है तो आप 4480 ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एज पर माय ओपिनियन आपको ITR 3 ही फाइल करना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ITR 3 कैसे फाइल करेंगे, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, कैसे हम लोग उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे। ये सारी जानकारी मैं फ्री में देने वाला हूँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप वीडियो देखेंगे, आप आसानी से ITR 3 फाइल करना सीख जाएंगे चुटकियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली अपना एक्सेल फाइल से स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा एक्सेल फाइल है। आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना लेंगे। प्रॉफिट में दो साइड होते हैं, ये साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। क्रेडिट आपका सारा इनकम जो भी आपने अर्निंग किया है वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे कमीशन हो गया, आपका FD का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, ये सारा आपका इनकम है। आप इसे सारा क्रेडिट कर देते हैं। टोटल आपका इनकम हुआ 4,25,146। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, खर्चे किए हैं, वो आप डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे कन्वेंस एक्सपेंसेस है 4,431 रुपये, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मोबाइल बिल्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपके खर्चे और भी हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है। तो टोटल इनकम से जब आपका एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम टैक्स में जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है उसमें ये है कि आप जो भी इनकम है, आप सिर्फ बिजनेस इनकम को ही बिजनेस वाले हेड में रिपोर्ट करते हैं। बाकी इनकम को आप, जैसे इसमें ये जो इनकम है ये जाएगा आपका बिजनेस PGBP में, सॉरी PGBP, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। बाकी ये तीन आपका जाएगा अदर सोर्स में। तो आप उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग करेंगे। अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपका कोई एसेट्स है अगर जो बिजनेस में यूज हो रहा है, तो आप वो एसेट्स का अमाउंट लिख सकते हैं। आपका बैंक है, बैंक में जो बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च, वो बैंक का बैलेंस लिख सकते हैं। और मैंडेटरी आपको एक कैश बैलेंस देना होगा। कैश बैलेंस का कैश बैलेंस आप अगर प्रॉपर हिसाब रखे हैं कि हाँ मेरे पास 31/3 को कितना कैश बैलेंस अवेलेबल था, तो वो कैश बैलेंस देना होगा। नहीं तो आप एक अमाउंट दे सकते हैं जो आपके पास एनी टाइम रहता है कि हाँ मेरे पास 25,000 एनी टाइम रहता है, तो मैं 25,000 लिख दिया। 30,000 रहता है 30,000 लिख दिया। एक कैश बैलेंस आपको देना मैंडेटरी है। और ये तीनों का जब सम करेंगे तो आपके इक्वल हो जाएगा कैपिटल के। तो ये आपका तैयार हो गया फिनेंशियल। अब इसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए रिपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पोर्टल में जाएंगे, इनकम टैक्स पोर्टल में।
मैं ये मान के बना रहा हूँ कि लॉगिन आपको लॉगिन करने आता होगा पोर्टल। तो अगर आपने लॉगिन करने नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले अपना अपना आईडी बना लें पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन को रजिस्टर कर लें। उसके बाद एक फाइल नाउ का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, फाइल नाउ में जाएंगे। फाइल नाउ में आप अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जो करंट ईयर है 23-24, ऑनलाइन चूज़ करेंगे, देन कंटिन्यू। मैंने पहले से बना के रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आते टैब सेलेक्ट करने के लिए। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि आप अगर पूरा टैब सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैब को फालतू का फिल करना होगा, और जो ज़रूरी नहीं है उसे भी आपको खोल के मतलब फिल करना होगा। क्योंकि जब टैब सेलेक्ट कर लेते हैं तो बिना ओपन किए और उसको चेक किए आप आगे फाइल नहीं कर सकते। तो आप यहीं से फ़िल्टर कर लें कि मुझे क्या-क्या टैब को फ़िल करना है, आप उसको यहीं से फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे इनकम में दिखा रहा है 5 टैब सेलेक्टेड है, तो सबसे पहले आप सभी टैब को अनसेलेक्ट कर लें। 2 बार क्लिक करेंगे तो सारा टैब अनसेलेक्ट हो जाएगा, जो मैंडेटरी टैब है वो सेलेक्ट रहेगा। जैसे इसमें मैंडेटरी टैब है शेड्यूल इनकम, ये सब में रहेगा, इसको हम लोग अनटिक नहीं कर सकते। तो अब हम लोग के इनकम पे डिपेंड करेगा कि जैसे हमारा अगर सैलरी इनकम भी होता तो सैलरी इनकम को सेलेक्ट करते हैं, बट हमारा यहाँ पे 2 इनकम है, अदर सोर्स और बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम का शेड्यूल जो भी है टैब है वो सेलेक्टेड है, उसे हमें अलग से सेलेक्ट नहीं करना है। बिजनेस इनकम के अलावा जो भी है जैसे सैलरी इनकम हो गया, कैपिटल गेन इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, तो ये अदर सोर्स वाला इनकम हो गया। ये हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम लोग को कौन सा टैब चाहिए। तो मेरे केस में अदर सोर्स है, तो ये अदर सोर्स वाला टैब मैं सेलेक्ट कर लिया बस। तो मुझे क्या होगा कि 2 ही टैब को फिल करना होगा। अब बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में मिनिमम टैब सेलेक्ट करें। आप इसे सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट करेंगे तो जो मिनिमम टैब जैसे 6 टैब है, ये मैंडेटरी टैब है, जैसे शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस, शेड्यूल बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब मैंडेटरी से अनटिक नहीं कर सकते। मेरे केस में डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसे पूरा का पूरा ब्लैंक कर देंगे। डिडक्शन मेरे केस में है नहीं तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, टैक्स, टैक्स मेरे केस में है, जैसे टीडीएस कटा है आपका, तो ये 5 मैंडेटरी है, 5 रहने देते हैं। अदर में भी 5 रहेगा ही। अब कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट ए आता है जनरल। जनरल में आपका ना आप कौन से सेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं, एक ऑडिट का मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले आते हैं फाइलिंग सेक्शन में। फाइलिंग सेक्शन में जैसे रिटर्न फाइल 139(1) के तहत हो रहा है, मतलब बिफोर ड्यू डेट हो रहा है। अभी ड्यू डेट 31 जुलाई है, तो उससे पहले हम लोग कर रहे हैं। अगर उसके बाद करते तो ये 139(4) में होता। फिर हैव यू एवर ऑप्टेड न्यू रीज में, न्यू रीज में हमारे केस में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नो करेंगे। ये हम लोग के लिए अब ये हम लोग के लिए नहीं है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस लगभग लोगों का 182 डेज ही है जो इंडिया में रहते हैं। बाहर के जो लोग हैं तो उनके लिए दूसरा केस है, यहाँ पे 60 दिन वाला है कि 60 दिन अगर इंडिया में रहे हैं तो हमारे केस में 182 डेज है। अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज इंडिया में स्टे करते हैं तो आपको रेसिडेंट माना जाता है। फिर डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, हमारे केस में नो है। आर यू गवर्नमेंट सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 हमारे केस में ये भी नो है। इस सारे केस में हम लोग डायरेक्टर भी नहीं है। हम अगर आप कोई फर्म के पार्टनर हैं, कोई फर्म में पार्टनर है तो उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल लग सकता है। तो हमारे केस में ये सारे नो है। अब आते हैं ऑडिट इन्फॉर्मेशन में। हमारे केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर 44A, जैसा कि मैंने बताया ITR 3 में आपको अकाउंट्स मेंटेन करना होता है।
तो मेरे केस में अप्लीकेबल है 44AA, तो मैं इसे यस करूँगा। वेदर एसएससी डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD ABA, हमारे केस में ये नहीं अप्लीकेबल है, इसे नो करेंगे। टर्नओवर हमारा बिलो 1 करोड़ है। ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में, इस सारे को नो करेंगे और सेव कर देंगे। अब आते हैं बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको एक बैंक को टिक करना है जो रिफंड इसमें आएगा। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो इसको नॉमिनेट करना होगा रिफंड के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रेडी हो गया। अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल है, आप ब्रोकरेज या कमीशन सर्च करेंगे तो वो कोड आ जाएगा। जैसे हमारा कोड है 9005, जनरल कमीशन एजेंट कमोडिटी ब्रोकरेज एंड ऑक्शनर्स। तो ये हमारा बिजनेस के लिए ये कोड है। सब सारे बिजनेस के लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। तो आपका जो अप्लीकेबल है कमीशन बिजनेस के लिए, ये 9005 वाला कोड ही सेलेक्ट करें। दूसरा भी हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट। जो जरूरी टैब है मैं वही खोल के आपको दिखाऊंगा। जाते हैं, हमारा 3,17,233 जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो सोर्स ऑफ फंड मतलब हो गया आपका लाइबिलिटीज है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब आपका हो गया एसेट्स है। तो आप इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो यहाँ सोर्स ऑफ फंड भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी लिख सकते हैं। आते हैं, सोर्स ऑफ फंड में आपको एक फिगर डालना है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स मतलब हमारा बिजनेस में कितना पूंजी लगा हुआ है, 3,17,233 लगा हुआ है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है अपना इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अदर एसेट्स है, बैंक बैलेंस है और कैश बैलेंस है, 3 फिगर डालने हैं हमें। तो यहाँ करेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैश एंड बैंक दिखेगा। आपका आपके पास अगर 2-3 बैंक है तो सारा का जोड़ के आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और अदर एसेट्स में 2,10,000, ये दोनों मैच करना चाहिए। हम देखेंगे तो दोनों फिगर मैच करना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो आपको देखना होगा कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और उसको ठीक करना होगा, नहीं तो आप इसे सेव नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे केस में अप्लीकेबल नहीं है तो इसे बस ओपन करके आपको कंटिन्यू कर देना, तो ये कंफर्म का टिक हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारे केस में अप्लीकेबल नहीं है। पीएनएल, पीएनएल में आते हैं। पीएनएल हमारे केस में अप्लीकेबल है। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि आप यहाँ से बाइफरकेट कर लें कि आपका जो इनकम है वो बिजनेस इनकम कौन सा होगा और अदर सोर्स इनकम कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने कंप्यूटेशन बनाया है। कंप्यूटेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि एज पर नेट प्रॉफिट मेरा टोटल इनकम ये है और अदर इनकम मेरा ये है, तो इसको बस यहाँ से माइनस कर देंगे ये वाला। तो मेरा जो इनकम आएगा 390,720। ओके, एक बार मैच कर लेते हैं। 412, ठीक है, 390,720 चेंज कर लेते हैं। 390,700। नहीं, अब और यहाँ पे आपको ये टोटल फिगर ही डालना होगा, यहाँ से डालता। कमीशन है आपको 403, 113, 403, 113। ये फिगर डालने के बाद आप जैसे ही खर्चे डालेंगे तो ये जो 390 यहाँ पे शो हो रहा है, 390,720 वो फिगर आएगा। 403 में मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
जैसे आप टोटल करेंगे, ये आपका खर्चा, बिजनेस का खर्चा कितना खर्चा है, तो अपने इनकम से, बिजनेस खर्चे को घटाएंगे तो 390,720 आ जाता है। तो आपको फिगर्स भी वैसे डालना होगा। नॉर्मल अकाउंटिंग है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है। आप अपने से खुद से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस में हम जो जो हेड का एक्सपेंस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे हमारे केस में है कन्वेंस है, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मोबाइल जिसको बोलते हैं। फिर अगर जो हेड में नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए एक नया हेड बना सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो देखिए 390,720 आ गया। ये मेरा एक हेड कंप्लीट हुआ। मैंने ये जो बिजनेस हेड है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ अदर सोर्स में। अदर सोर्स हो गया। अब शेड्यूल सी वाई एल ए है, करेंट ईयर लॉसेस अगर कुछ है तो इसको ओपन करके आपको कंफर्म करना है। फिर एक है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का कॉलम है, एक है करेंट ईयर लॉसेस का फॉरवर्ड, एक 80G। 80G हमारे केस में नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो बस उसे आपको ओपन करना है और कंटिन्यू करना है। एलआईसी इनकम, ब्रोकरेज इनकम के लिए ये जो मैंने कॉलम दिखाया, ये जो मैंने टैब दिखाए, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बस आपको सारे टैब को ओपन करके कंटिन्यू कर लेना है। एक एक करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। इस नए पोर्टल में ये प्रॉब्लम है कि आप अगर टैब सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको ओपन करके उसे कंटिन्यू करना ही है। ऐसा नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस उस टैब को फिल करो और वो ले ले, वैसा नहीं है इसमें। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। हाँ, मैं अब बताता हूँ आपको अदर सोर्स कैसे रिपोर्ट करना है। तो अदर सोर्स, हाँ अदर सोर्स, आपका अगर कमीशन इनकम है या एलआईसी से कमीशन आ रहा है तो आप अदर सोर्स में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा एनी अदर इनकम। वहाँ पे ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपने जो इनकम है वो रिपोर्ट कर दिया अपना बिजनेस इनकम में इसको। तो पोर्टल में क्या होता है, कभी-कभी यहाँ पे एनी अदर इनकम करके सेम अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट कर देंगे तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। नहीं तो मैंने तो वहाँ बिजनेस इनकम में उसे टैक्सेबल कर दिया, तो इसे अदर सोर्स से हटा देंगे। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि यहाँ डबल क्यों आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अदर सोर्स में कमीशन इनकम को ले ले रहा है पोर्टल में। तो आपको पोर्टल से यहाँ हटा लेना है और अपना इंटरेस्ट इनकम को, जैसे मैंने इंटरेस्ट इनकम जो भी है 22,000 दिखा दिया है मैंने। इसे चेक कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं टोटल इनकम में। टोटल इनकम हमारा यहाँ से मैच करेगा जो कंप्यूटेशन है। अगर आपको ये फॉर्मेट भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको ये फॉर्मेट अवेलेबल करवा दूंगा। 4/12/753, 753 आ गया। एक और टैब में परेशानी होती है, टीडीएस वाला टैब में। तो टीडीएस वाला टैब में आपको क्या करना है, उसको कुछ करना नहीं है, बस टैक्स पेड वाला जो टैब है उसे ओपन करना है। और जहाँ पे टीडीएस दिखे, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है टीडीएस है आपका पूरा नहीं दिखता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा आपके फॉर्म 26 में 25,000 दिख रहा है और यहाँ पे 20,000 दिख रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको एडिट करना होगा, क्योंकि पोर्टल कभी कभी पूरा अमाउंट नहीं लेता है, वो कम लेता है। तो आपको यहाँ पे टीडीएस का जो एग्जैक्ट अमाउंट दिख रहा है आपका, वो फिल करना होगा। दोनों दोनों सेम होना चाहिए। जैसे 25,000 है तो यहाँ 25,000, यहाँ 25,000। और फिर करस्पेंडिंग जो इनकम है, इनकम भी कम दिखता है। इनकम 6 लाख है तो यहाँ 4 लाख दिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड है
कि ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल आपने किया है, तो मैंने ये इनकम को बिजनेस हेड में टैक्सेबल किया है। बस इसे करके यहाँ देखिए, यहाँ कंटिन्यू का आपको टैब नहीं दिख रहा है, तो आपको अब क्या करना होगा, इसको डिलीट करके और फिर से आपको फिल करना होगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक बार मैं फिगर लिख लेता हूँ। आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, इसे डिलीट कर देना है। अगर ऐसा दिखे, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा सेव करने का, तो मैंने डिलीट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो गया है। अब मैं इसे फिर से ऐड करूँगा, ऐड करें सेल्फ। अब देखिए नीचे में आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ये पोर्टल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 नंबर लिखना होगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ पे 10 को करेंगे, 10। फिर आपका टी डी एस अमाउंट है 20169। यहाँ पे भी 20169। फिर आप फिर आपका यहाँ पे ग्रॉस इनकम जो 403113, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे नया ऐड किया। आपको भी अगर ये प्रॉब्लम दिखे तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। बस आपको 10 नंबर और इनकम डिटेल देना है, इनकम एंड टीडीएस डिटेल। सारा टैब कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं टोटल इनकम में। टैक्स पेड है 2169 और हमारा पूरा टैक्स रिफंड हो रहा है। रिव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब इसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आप अपना आधार ओटीपी के थ्रू इसे सबमिट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ आईटीआर, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और वीडियो, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो कमीशन और एजेंसी वाले बिजनेस अगर करते हैं, ब्रोकरेज वाले बिजनेस करते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनको काफ़ी मदद मिलेगी अपने आईटीआर को सबमिट करने में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।